बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटिंग ऑटिज्म एक पेंडिंग सीरीज़ थी मेरी, सो आई थॉट दैट आई शुड कवर अप दिस माइट हेल्प नंबर ऑफ पेरेंट्स कि ऑटिज्म के साथ आपकी ट्रीटमेंट अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए, जिसमें कि आप अपने बच्चों को बीइंग पेरेंट्स और बीइंग प्रोफेशनल्स अगर आप उसको हेल्प करना चाहें तो ये एक मेथड है विच गिव्स गुड रिजल्ट्स। और इस मेथड को किस तरह से किया जाता है, इस सारे प्रोसेस को एक सीरीज़ में मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह, जिसमें उसकी रीज़न्स, ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो होती हैं अवेलेबल हमारे पास, और सिमिलरली जो उसमें उन अप्रोचेस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसमें क्या रेंज मिलती है बच्चों की स्पेक्ट्रम पे, हमें उनके क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, किस किस अंदाज से वो डेवलप करते हैं, उस सारी चीज़ों को मैं इन डिटेल इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ में कवर करूँगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके तमाम सीरीज़ के पार्ट्स को सीक्वेंस में देखना जो है वो हेल्पफुल होगा। अगर आप कोई एक पार्ट बीच में से देखेंगे तो शायद वो आपको लिंक ना कर सके चीज़ों को उस अंदाज से। सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी इसको फॉलो करना चाहे वो इसकी तमाम सीरीज़ को एक सीक्वेंस के अंदर देखे, सो दैट कि उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो इंशाल्लाह। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक चैलेंजिंग डिसऑर्डर है। चैलेंजिंग डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि एक लंबे अरसे से ये जब से सामने आया उस वक्त से इस पर बहुत सारी रिसर्च होने के बावजूद अब टिल नाउ इसकी कोई प्रॉपर कॉज नहीं सामने आई। कॉज ना आने की वजह से इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी सामने नहीं आई जो कि कहीं से अप्रूव्ड हो। नंबर ऑफ अप्रोचेस आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द पेरेंट्स एंड द प्रोफेशनल्स। किसी में कुछ रिजल्ट्स हैं, किसी में कुछ हैं, एक मिला जुला सा उसका फीडबैक है, लेकिन कोई अल्टीमेट सोल्यूशन के तौर पे अब तक कोई भी चीज़ ऐसी इवॉल्व नहीं हो सकी जिसमें कि हम कहें कि ये अप्रोच अपनाने से ऑटिज्म जो है 100% ख़त्म हो जाता है, रिकवरी में चल जाता है और बच्चा एक टिपिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली स्पेक्ट्रम पे इसकी एक वाइड रेंज हमें मिलती है। वाइड रेंज से मुराद ये है कि बिल्कुल माइल्ड फीचर्स के साथ भी ऑटिज्म हो सकता है, थोड़े बहुत फीचर्स उसके हमें नज़र आते हैं कि उसकी लर्निंग पैटर्न के अंदर कि वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहा, थोड़े उससे ज़्यादा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लेवल तक हमें चीज़ें नज़र आती हैं। जो बच्चे मॉडरेट प्लस साइड पे होते हैं, सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी डायग्नोसिस खासे आसान होते हैं क्योंकि वो ऑब्वियस होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चे टुवर्ड्स माइल्डर साइड पे होते हैं या बॉर्डर लाइन केसेस के तौर पे जब मैं देखता हूँ, उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑन द स्पेक्ट्रम थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है क्योंकि हम उसमें चीज़ों को ऑब्वियस नहीं देख रहे होते, इसलिए वो डाउट वाली बात होती है। सो आई ट्राई कि आप किसी भी सूरत में कहीं पे भी उसमें बच्चा फॉल करता हो स्पेक्ट्रम पे, तो उसके साथ आप क्या अप्रोच अपनाएं विच हेल्प्स यू इन ओवरकमिंग द मेन फीचर्स ऑफ ऑटिज्म जो कि उसकी डेवलपमेंट को असरअंदाज कर रहे होते हैं। रैपिडली ग्रोइंग डिसऑर्डर है, ओवर फ्यू डिकेड्स बहुत रैपिडली बढ़ गया है और उसकी रीजंस क्या है इतनी रैपिड ग्रोथ की, वो स्टिल अनकवर्ड हैं। एट द सेम टाइम इसकी रैपिड ग्रोथ में जो दूसरी चीज़ अलार्मिंग है वो ये है कि उधर से सोल्यूशन के तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं आ रही और ये चीज़ एक अलार्मिंग रेशियो के ऊपर बढ़ रही है। सर्विसेज को जब मैं देखता हूँ तो वो बड़ी लिमिटेड सी हमें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स। अवेयरनेस इस पे बहुत हो चुकी है ऑटिज्म के ऊपर। जो चंद सालों पहले तक पेरेंट्स इसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते थे, अब वो इस वर्ड से आशना भी हैं और इसके फीचर्स से को भी जानते हैं।
कि ऑटिज्म क्या होता है, लेकिन उनके पास अगला मरहला जो है स्टेप प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ वाला, वो अभी तक ब्लैंक है, अनटर्न्ड है। वहाँ पे आके वो स्टक हो जाते हैं, कुछ ट्रायल्स के ऊपर कुछ कोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं, वन वे और दी अदर वो चलता रहता है इसी तरह से आगे। बच्चे की एज साथ साथ क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो उसकी बढ़ रही होती है, और उसके डिले के अंदर भी अगर अप्रोच प्रॉपर ना हो ट्रीटमेंट की, तो फिर वो डिले भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। दिस इज़ अगेन अलार्मिंग। कॉजेज़ पे बहुत बात हो चुकी है, इससे पहले भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा चीज़ों पे। सारी एज्यूम्ड कॉजेज़ हैं ऑटिज्म की, जेनेटिक रीजंस भी हैं, एनवायरमेंटल भी हैं, लेकिन कोई भी अप्रूव नहीं है कि किसी फूड एंड ड्रग एजेंसी ने उसको अप्रूव किया हो कि हाँ जी ये ऑटिज्म की प्रॉपर स्पेसिफिक कॉज है। ट्रीटमेंट की अप्रोचेस भी इसमें बहुत सारी हैं, डाइटरी भी हैं, मेडिकेशन के हवाले से भी हैं, थेराप्यूटिक भी हैं, अगेन नॉट अप्रूव्ड येट। रिजल्टेंटली क्या होता है कि हर कोई अपने अपने अंदाज में कन्विंस्ड होता है कि ये अप्रोच बेहतर है। जहाँ तक ऑटिज्म का ताल्लुक है, इसमें जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनमें बड़ी वेरिएशंस होती हैं डेवलपमेंट के हवाले से। बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, उसके अपने फीचर्स में, उसके डेवलपमेंट पैटर्न में, जो कि किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे के पैटर्न पे सेम पे नहीं हम पाते हैं। ये चीज़ तब नज़र आती है जब हम नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के, मुख्तलिफ लेवल के, मुख्तलिफ स्वेरिटी के, मुख्तलिफ एजेस के बच्चों को जब हम देखते हैं, तब ये चीज़ क्लियर होती है कि ये पैटर्न्स इनके बड़े डिफरेंट होते हैं। चंद चीज़ें मुश्तरक होती हैं, कॉमन होती हैं, जो हमें नज़र आती हैं इन बच्चों में, फीचर्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। उसकी बेस के ऊपर आई कंक्लूड द थिंग्स इन अ वे कि क्या किया जाए जो किसी भी लेवल का बच्चा हो, किसी भी एज का बच्चा हो, तो उस पर जब हम उसको फोकस करें तो वो बेहतरी की तरफ चला जाए। इसमें कोई भी लेवल हो बच्चे का, स्वेरिटी का, कोई भी उसकी एज हो, उसकी एवेल्युएशन प्रॉपर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकें कि क्या वो ऑटिज्म की वजह से डिले में है, उसका जो पैटर्न हमें डेवलपमेंट का मिल रहा है, या उसकी कोई और वजूहात है। वंस वी आर श्योर अबाउट इट कि उसका डिले ऑटिज्म की वजह से है, अब हमें एक मखसूस अंदाज अपनाने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो अप्रोच ट्रीटमेंट की जो है वो थोड़ी बहुत वेरी ज़रूर कर सकती है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं होता। जहाँ पे ताल्लुक है मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का, वहाँ पे डाइटरी इंटरवेंशन भी सपोर्टिव होती है बाकी चीज़ों के साथ। उसको भी हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों से उसकी डेवलपमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसको भी हमें साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट लेवल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें डाइटरी इंटरवेंशन से बहुत कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स नहीं हमें नज़र आती हैं, वो पैटर्न उस तरह का ही रहता है। बच्चे की डेवलपमेंट को एक टिपिकल वे में वो किस तरह से डेवलप करता है, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि बच्चे का डेवलपमेंट पैटर्न क्या है, तो फिर हमारे लिए ऐसे बच्चे को कंपैरिजन में देखना आसान हो जाता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे मिलता है। एक टिपिकल वे ऑफ डेवलपमेंट बच्चे का क्या होता है कि उसके सेंसेस उसको हेल्प करते हैं टू लर्न एंड मेक सम पैटर्न्स ऑफ वर्किंग इन द ब्रेन।
वो स्टिमुलेशन उसको मिलती है मुख्तलिफ चीज़ों से, देखने से, सुनने से, चखने से, टच करने से। डे वन से ये पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। वो सराउंडिंग में चीज़ें देखता है, महसूस करता है, टच करता है, सुनता है। इस तरह से उसके ब्रेन में डिफरेंट पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। ओवर द पीरियड टिल 2.5, 3 years तक ये पैटर्न्स बन जाते हैं ब्रेन में। दिस व्हाट इज द लर्निंग साइंस। उस वक्त तक बच्चा अपने अंदाज अपना लेता है कि उसने चीज़ों को किस तरह से परसीव करना है, किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट करना है। उसको डिफरेंट स्टिमुलेशन जो मिल रही होती है उसमें उसको चीज़ों की साइज, शेप, कलर, उसके लेबलिंग, उसके नाम, उसके प्रोसेसेस, उसका यूजेज, वो प्लेट चम्मच फीडर से स्टार्ट होता है, रटल की तरफ जाता है, टॉयज की तरफ जाता है, और सराउंडिंग में चेयर, बेड, सोफ़ा, दरवाज़ा, खिड़की, ये सारी चीज़ें बिल्ट हो रही होती हैं ओवर दिस पीरियड 2.5-3 साल की एज तक, जिसमें कि वो एक पैटर्न डेवलप कर लेता है कि चीज़ों को किस तरह से उसने इस्तेमाल करना है, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन में जाती है थ्रू स्टिमुलेशन, ऑडिटरी सेंस के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए जाए, देखने के ज़रिए जाए, टच करने के ज़रिए जाए, स्मेल करने के ज़रिए जाए, या टेस्ट करने के ज़रिए जाए, वो इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस होना चाहिए, वो पैटर्न्स उसकी सही तक डेवलप कर लेता है। इस क्रिटिकल पीरियड के अंदर अगर उसकी प्रोसेसिंग को हम सही पैटर्न पे रख पाएँ तो वो एक टिपिकल वे ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है। अब वो तमाम चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है, और ग्रेजुअली वो अपनी लाइफ स्किल्स जो होती हैं उनकी तरफ चल पड़ता है, जिसमें कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, एकेडमिक्स, डेली लिविंग स्किल्स, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, वो सारी चीज़ें उसने अटेन करनी होती हैं इन द लाइफ बेसिक अपॉन दीज पैटर्न्स, जो उसके पहले 2.5-3 साल 4 साल के अंदर बन जाते हैं। जब ये पैटर्न सही ना हो, एक टिपिकल वे के अंदर जो जिस तरह से इनको प्रोसेसिंग करनी चाहिए, जब ये उस तरह के डेवलप नहीं होते हैं, अब उसमें अगली स्किल्स की अचीवमेंट भी उतनी मुश्किल हो जाती है। जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनके पैटर्न्स अर्ली ईयर्स में जो डेवलप होते हैं वो एक रेपिटेटिव वे में होते हैं। वो टू एंड फ्रो मूवमेंट, हैंड फिजिटिंग, स्पिनिंग, ये सारी रेपिटेशंस के तौर पे उन्होंने लर्न कर लिया होता है चीज़ों को, और अब वो हर चीज़ को रिपीट ही करना चाह रहे होते हैं। रेपिटेटिवनेस एक स्ट्रॉन्ग फीचर है ऑटिज्म का, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आई कवर इट इन डिटेल एज वेल इन द सीरीज सब्सिक्वेंट इसके पार्ट्स में। वो एक रेपिटेटिव वे में चीज़ों को करना चाहते हैं, देखने, सुनने, चखने, खाने, एवरीथिंग, बोलने, ना बोलने, सब चीज़ों में रिपीट करना चाह रहे होते हैं। वो तवज्जो नहीं देना चाहते सराउंडिंग में, वो सिर्फ मखसूस चीज़ों को तवज्जो देना चाहते हैं, अगेन ड्यू टू रेपिटेटिव बिहेवियर्स, अडॉप्टेड वन, लर्नड वन। मीनिंग देयर बाय कि वो स्टिमुलेशन जो रिक्वायर्ड होती है उनके पैटर्न्स को बनाने के लिए ब्रेन में, जिसके थ्रू उन्होंने आगे प्रोग्रेस करनी होती है लर्निंग की लाइफ के लिए, वो चीज़ें डिले में जाना शुरू हो जाती हैं। टू माय बेस्ट अजम्पशन एंड ऑब्जर्वेशंस, जिन बच्चों में डिले आता है बिकॉज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स के वजह से, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है
जंक फूड जिसमें प्रोसेस शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स हाइपर एक्टिविटी को एग्रवेट करते हैं इन एनी फॉर्म, फूड कलर्स, डीप फ्राई चीज़ें, ये तमाम जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एक बड़ी मकदार होती है, प्रोसेस शुगर की, ये जब बॉडी में इतनी एबंडेंस में जाते हैं तो बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। जब हाइपर एक्टिविटी आ जाती है तो अब वो सराउंडिंग में अटेंशन नहीं दे पाता, उसमें हर काम में तेज़ी और जल्दी हो जाती है। जल्दी में जब वो एक काम को करता है, देखता है, जल्दी से सुनता है, जल्दी से करता है, जल्दी से देखता है, अब उसमें अटेंशन उसकी नहीं होती, उसके ब्रेन को वो इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलेशन के थ्रू मिलनी चाहिए थी एक टिपिकल पैटर्न के अंदर, वो उसको नहीं मिल पाती है। सिमिलरली दूसरी चीज़ जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है इनके डेवलपिंग पैटर्न को ख़राब करने में, वो एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन्स है। ख़ास तौर पे ये म्यूज़िक, राइम्स और कार्टून्स, ये सब चीज़ें एक ही अंदाज में जब रिपीटेडली वो एक ही पैटर्न को देखता रहता है, बार बार एक ही पैटर्न को सुनता रहता है, एक ही पैटर्न को महसूस करता रहता है, एक ही पोजीशन में बैठ के ये काम कर रहा होता है, गैजेट्स को यूज़, अब उसके ब्रेन को जो मेथड ऑफ प्रोसेसिंग मिलता है वो एक रेपिटेशन का मिल जाता है कि वो हर चीज़ को रिपीट करना चाहता है। ये चीज़ उसके डिफरेंट एक्शंस में, उसके डिफरेंट पैटर्न्स में जो हमें थ्रू आउट द डे हम उसको देखते हैं उसमें नज़र आती है। खाने पीने में भी रिपीट करना चाहता है, सिर्फ मखसूस चीज़ें खाना चाहता है, देखने में भी मखसूस अंदाज में देखना चाहता है, करने में भी स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करना चाहता है। अब उसका ब्रेन इस चीज़ पे आ जाता है कि मैंने चीज़ों को रिपीट करना है। वो स्पिनिंग भी करता है, वो स्टीयरिंग भी करता है फैंस को, वो एक ही अंदाज को अपना लेता है, उसी को रिपीट करता रहता है। टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा खेल की तरफ आता है, उसकी प्ले स्किल्स डेवलप होती हैं, वो खेल के ज़रिए चीज़ों को सीखता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, टॉयज़ को एक स्पेसिफिक पैटर्न में जो भी उस टॉय का पर्पस होता है उस अंदाज से जब वो उसको उसमें इन्वॉल्व होता है, खेलता है, अब उसकी बेसिक स्किल्स डेवलप होती हैं। बेसिक स्किल्स में बैठने से लेके परफॉर्म करने तक, अटर करने तक, सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई विल कवर इट नेक्स्ट स्लाइड कमिंग। ये वो पैटर्न्स हैं जो उसको प्ले के जरिए डेवलप होते हैं अर्ली इयर्स के अंदर और हेल्प करते हैं उसको फर्दर आगे डेवलप करने के लिए। जब उसमें हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, रेपिटेटिवनेस आ जाती है, अब वो एट द सेम टाइम जो प्ले स्किल्स उसने सीखनी थी, प्ले में इन्वॉल्व होना था, वो चीज़ें उससे दूर होती जाती हैं। उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसको वो करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो कर रहा है उसी को करना चाहता है। रिपीट, बीइंग रेपिटेटिव। रिजल्टेंटली क्या होता है कि उसकी जो चीज़ें डेवलप होनी थी टिपिकल वे में, वो एक स्पेसिफिक वे में डेवलप हो जाती हैं, रेपिटेटिव, इनअटेंटिव। अब ये चीज़ें जब आती हैं, जब बेसिक स्किल्स उसकी बच्चे की वीक रह जाती हैं, अब वो सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स में चला जाता है। वो एक ही काम करके एक यूजलेस काम करके, जिसका कोई गोल या पर्पस नहीं है, उस तरह की एक्टिविटीज़ को करके एंजॉय करता है, बिकॉज इट गिव्स हिम सूदिंग इफेक्ट वंस ही फील्स इट इन अ रेपिटेटिव वे, बिकॉज हिज ब्रेन हैज लर्न टू रिपीट द थिंग्स। उसकी एंजॉयमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होता है, जो कि प्ले स्किल्स, प्ले एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व होकर मिलनी थी, सेटिस्फेक्शन, सूदिंग, एंजॉयमेंट, चूंकि उसने वो लर्न नहीं की, तो वो इन ऑड वन थिंग्स के अंदर अपने आप को एंटरटेन करता रहता है सेल्फ स्टिमुलेटिंग वे में। अब उसका जहां पे उसका वो प्रोसेस रुक गया लर्निंग का, वो भी एक कॉज बन गई।
एट द सेम टाइम वो चीज़ों को रिपीट कर करके अपने रेपिटेटिव बिहेवियर्स को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। स्क्रीन्स का एक और बैड इफेक्ट ये होता है गैजेट्स का, किसी भी फॉर्म में, टीवी में देख लें, टैबलेट में कह लें, मोबाइल में कह लें, इन तमाम चीज़ों में, कि उसके सेंसेस में एक इम्बैलेंस आ जाता है। वो ज़्यादा देखने को तरजीह करता है स्क्रीन्स को, विजुअल स्टिमुलेशन ज़्यादा मिलती है उसको, उसकी अपनी रिसेप्टिव लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं होती जो उसकी स्क्रीन पे से जो आवाज़ आ रही है उसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पाता। रिजल्टेंटली उसका पैटर्न ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो विजुअल बनता जाता है ओवर द टाइम। अब वो विजुअल स्टिमुलेशन को सही प्रोसेस करने की तरफ आ जाता है, जबकि ऑडिटरी प्रोसेसिंग या दूसरी स्टिमुलेशन जो उसको मिलती है सराउंडिंग में से, उनको प्रोसेस नहीं कर पाता सही, बिकॉज वो सेंसेस उसने इस्तेमाल ही कम किए होते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि हम इनको कहते हैं ये विजुअल लर्नर्स हैं। विजुअल लर्नर्स क्यों है? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा यूज ही वो सेंस किया है, साई वाला, देखने वाला, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन्स। आम रूटीन के अंदर जब हम एक बच्चे के साथ या एक किसी ह्यूमन बीइंग जो टिपिकल वे ऑफ डेवलपमेंट में है उसको जब हम देखते हैं तो उसको तमाम सेंसेस को बैलेंस्ड वे में यूज करना आता है, बिकॉज वो शुरू से ही, बचपन से ही तमाम सेंसेस को यूज करता रहा, ऑडिटरी को भी, विजुअल को भी, टेस्ट को भी, एवरीथिंग। ये बच्चे जब स्पेसिफिकली सेंस ऑफ साइट की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। उनकी फिजिकल मोटर मूवमेंट्स जो होती हैं वो भी इफेक्ट होना शुरू होती हैं, बिकॉज उनके लिए फोकस का पॉइंट विजुअल होता है, वो विजुअल पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, वो उस पर दूसरे सेंसेस को उतना फोकस नहीं कर पाते, पैटर्न ही उनका ऐसा बन गया होता है। तो जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनके इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना और एक टिपिकल बच्चे के पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना हमें बहुत हेल्प करता है। अब हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है टू वर्क, एक अंदाज मिल जाता है कि क्या वो एरिया है जिस पे हम फोकस ज़्यादा करें ताकि हमारा बच्चा जो है बेहतरी की तरफ चला जाए। Here I conclude the first part of it. In next part again we will see कि उसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स क्या होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं और उनको काउंटर किस तरह से किया जाना चाहिए, कौन कौन सी ट्रीटमेंट अप्रोचेस हमें हेल्पफुल हो सकती हैं। We'll see that in the next part, inshallah. Thanks for the view.